नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिपोर्टर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रिपोर्टर लाइव में हम आपको दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे और हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आपको देंगे हर महत्वपूर्ण अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर लाइव का सिलसिला। पहली खबर, लोकसभा से सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी ने आज पहली मर्तबा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम सारे सवाल उठाए। इसके साथ साथ सरकार पर निशाना साधा। खबर पर ज्यादा अपडेट्स दे रहे हमारे सहयोगी दिनकर आनंद। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने के एक दिन बाद राहुल गांधी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जमकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने इस दौरान कहा कि आज देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी और अडानी के रिश्ते पर भी सवाल उठाए। राहुल ने कहा कि पीएम और अडानी के बीच बहुत पुराना रिश्ता है। मैंने इसको लेकर अडानी की शेल कंपनियों को लेकर स्पीकर के पास बकायदा सबूत के साथ लेटर लिखा, लेकिन स्पीकर ने मुझे लोकसभा में बोलने नहीं दिया। वहीं राहुल गांधी ने अपनी सदस्यता को लेकर कहा कि चाहे मुझे जेल में डाल दो, मैं सच को सच बोलता रहूंगा। मैं सच के सामने मैं भारतीयों के लिए लड़ता रहूंगा। राहुल ने कहा कि इसके लिए सदस्यता के लिए हम लीगल प्रोसेस की ओर आगे जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि राहुल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अडानी मामले के राग फिर से बिरापा और राहुल गांधी ने कहा कि अडानी की 20,000 करोड़ की सेल कंपनियों में पैसा कहां से आया, मोदी जी ये बताएं। वहीं राहुल गांधी ने अपने इस संबोधन में कहा कि मुझे सदन में बोलने नहीं दिया गया। पार्लियामेंट में मंत्रियों ने झूठ बोला। पार्लियामेंट में सरासर झूठ बोला जा रहा है। आए दिन लोकतंत्र के तोड़ने का उदाहरण दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन निकी के साथ मैं दिनकर आनंद, इंडिया वॉइस। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी पर हमला बोला। क्या कुछ कहा रविशंकर प्रसाद ने, बता रहे हैं नितिन चौधरी। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया। राहुल गांधी के आरोपों पर उन्होंने साफ साफ कहा है कि अधिकतर राहुल गांधी के ऊपर 60 मानहानि के मुकदमे चल रहे हैं, तो आखिरकार उनके पास बड़ी बड़ी फौज है, वकीलों की बड़ी फौज है। लेकिन उसके बाद में उन्होंने कहा है कि भाजपा के जानबूझकर उन सवालों का जवाब दे रहे हैं। जिस तरीके से राहुल पे मानहानि के 60 मुकदमे चल रहे हैं, तो उनको बड़ी बड़ी फौज के साथ उन्हें खत्म कराने का पूरा प्रयास करने का भी राहुल गांधी जो है, जिस तरीके से उन्होंने लंदन में बयान दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो उस पर देखते हुए भाजपा ने आज निशाना साधा है। राहुल पर केस दर्ज हुआ है सूरत में। उनके पास बड़े बड़े वकील की फौज है। राज्यसभा और लोकसभा में बड़े बड़े वकील हैं। आखिरकार क्यों राहुल के मामले में वो लोग सूरत कोर्ट में नहीं गए? यह पवन खेड़ा का मामला था, तो बड़े बड़े वकीलों की फौज उनके मामले में पहुंच गई थी। प्रसाद ने कहा कि मोदी के सबसे बड़ी संख्या पिछड़े समाज से आती है। आलोचना का अधिकार, गाली देने का अधिकार राहुल गांधी को नहीं है। राहुल ने समुदाय को गाली दी है, बेइज्जती किया है। अगर राहुल को गलत बात कहने का अधिकार है, तो पिछड़ों को भी कोर्ट जाने का अधिकार है। कोर्ट में उन्हें माफी मांगने का मौका दिया तो उन्होंने माफी नहीं मांगी थी। राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश के कानून की 2 साल की सजा होगी, तो आप तुरंत जो सुप्रीम कोर्ट यह बात कह चुका है, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल के मामले में स्टे हासिल करने की कोशिश नहीं की गई, तो क्या यह नाखून काट कर शहीद होने की कोशिश की गई है? यह जो पूरा प्रकरण है, सब सोच समझी रणनीति है कि राहुल के बलिदान की बातों पर कर्नाटक चुनाव में इसका फायदा लो। राहुल को पीड़ित दिखाओ और कांग्रेस बचाओ। इसका जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। आपके दोषी ठहराए जाने के बाद आपके लिए वकीलों की फौज ने स्टे की कोशिश क्यों नहीं की? अगर देश में सबके लिए एक ही कानून है, तो क्या आपके लिए अलग अलग कानून बनेगा? वहीं भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि राहुल गांधी अपने आरोपों को झूठा साबित कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने लंदन में ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के लिए अवैध टिप्पणी की हो, तो उसके लिए पूरी तरीके से राहुल गांधी जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। कैमरामैन निकांत गुप्ता के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। उधर माफिया अतीक अहमद के फरार शार्प शूटर के ठिकानों पर पुलिस छापेमार कार्रवाई करे और इस दौरान हथियारों का जखीरा, अवैध असलहे बरामद हुए। बता रहे हमारे सहयोगी इंतजार रिजवी। प्रयागराज में 18 साल पहले हुए बसपा के पूर्व विधायक राजूपाल हत्याकांड में शामिल माफिया अतीक अहमद का शार्प शूटर 50,000 का इनामी अब्दुल कबीर सीबीआई, एसटीएफ और कौशाम्बी पुलिस को चकमा देकर फरार है। कौशाम्बी पुलिस को अब्दुल कबीर के यमुना की तराई के जंगलों में छुपे होने की मुखबिर से सूचना मिली, तो एसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने अपर पुलिस अधीक्षक समर बहादुर सिंह के नेतृत्व में टीम को गठित कर सर्च ऑपरेशन का निर्देश दिया। एसपी ने तीनों सर्किल के सीओ, 10 थाने की फोर्स और पीएससी के साथ छापेमारी की। छापेमारी के दौरान अब्दुल कबीर तो नहीं मिला, लेकिन उसे शरण देने वाले 5 सगे संबंधियों को पुलिस ने गिरफ्तार
गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान 8 लाइसेंसी राइफल बंदूक, एक अवैध तमंचा एवं भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुई है। यमुना की तराई के जंगलों में लगभग 3 से 4 घंटे सर्च ऑपरेशन चलाया गया। एसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि जितने भी आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं ये अब्दुल कवी के सगे संबंधी हैं। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। इंतजार रिजवी, इंडिया वाइस, कौशाम्बी। उधर यूपी के अलीगढ़ में देर रात बीएसएनएल के कार्यालय में आग लग गई, जिसके चलते अफरा तफरी का माहौल बन गया। क्यों लगी आग, क्या रहे इसके कारण, बता रहे हमारे सहयोगी प्रदीप पुंडी। सर में लगी आग से हुआ लाखों का नुकसान। आपको बताते हैं पूरा मामला घंटाघर के पास स्थित बीएसएनएल ऑफिस का है, जहां पर अज्ञात कारणों से देर रात आग लग गई और आग से लाखों का नुकसान हुआ। वही मामले की सूचना जब अग्निशमन विभाग को दी गई तो दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास करने लगी। प्रयास करने के दौरान जो शीशे थे, खिड़कियां थी, दरवाजे तोड़कर दमकल कर्मी ऊपर गए और आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तभी इलाके में बिजली सप्लाई बंद होने के कारण उनको काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। हालांकि 2-3 घंटे की मेहनत के बाद में दमकल कर्मी आग पे काबू पा सके और आग बुझा दी, लेकिन जब तक आग बुझी तब तक लाखों का नुकसान हो गया। तो वहीं जो कि बीएसएनएल के बहुत सारे यूजर हैं, उपभोक्ता हैं, उनकी कनेक्टिविटी की समस्या जो है हो गई और समस्या अभी भी लगातार जारी है। मैं प्रदीप पुंडी, इंडिया वॉइस, अलीगढ़। उधर खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। क्या है पूरी खबर, बता रही हमारे सहयोगी दीक्षा चौधरी। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल लगातार शहर दर शहर अपना ठिकाना बदल रहा है। बारिश पंजाब द चीफ अमृतपाल की तलाश में पुलिस लगातार 8वें दिन भी जुटी हुई है, लेकिन फिलहाल अमृतपाल की ठिकाने की जांच अभी तक जारी है। पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। फिलहाल अमृतपाल का एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें वो एक घर के बाहर घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस घर में उसने पनाह ली थी, उस घर की महिला के द्वारा उसे स्कूटी भी प्रोवाइड करी गई थी। सीसीटीवी में भी दिखाया जा रहा है कि अमृतपाल एक घर से बाहर निकलता है, थोड़ी देर बाद वो लौट कर वापस आता है और लौट के आते समय वो फोन पर किसी से बात कर रहा है। फिलहाल वो बात करते समय बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रहा है। वहीं हरियाणा से पकड़ी गई अमृतपाल को पनाह देने वाली बलजीत कौर का बयान सामने आया है। बलजीत कौर का कहना है कि अमृतपाल के साथी को वो इंस्टाग्राम के जरिए जानती थी। अमृतपाल को लेकर रात के समय अमृतपाल का साथी उसके घर आया था, दोनों ने घर पर खाना खाया था और साथ में अगले दिन सुबह उठने के बाद, चाय पीने के बाद अमृतपाल घर पर ही रुका था, बल्कि उसका साथी बाहर घूमने के लिए गया था, टहलने के लिए गया था, जिसके बाद करीब 1:30 बजे दोनों घर से बाहर निकल गए थे। फिलहाल बलजीत कौर का कहना है कि अमृतपाल ने पगड़ी पहनी हुई थी और चेहरे को ढका हुआ था। वहीं बलजीत कौर का ये भी बयान सामने आया है कि अमृतपाल ने उसके फोन का इस्तेमाल किया था। बलजीत कौर का कहना है कि मैं इस बारे में ज्यादा नहीं जानती थी। वहीं पुलिस लगातार अमृतपाल की जांच के लिए नेपाल के बॉर्डर पर जांच कर रही है, लेकिन फिलहाल अभी पुलिस के हाथ खाली हैं। उधर यूपी के रायबरेली में युवक के अपहरण का मामला सामने आया। क्या है पूरी खबर, बता रहे हमारे सहयोगी राजू तिवारी। प्रदेश सरकार के द्वारा माफिया राज समाप्त करने के लिए अनेक जतन और प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन रायबरेली जिले में इसका कोई असर नहीं देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, हफ्ते भर में आधा दर्जन हुई हत्याओं के बाद जिले में हड़कंप का माहौल देखने को मिल रहा है और लोग डरे सहमे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपको बता दें, ताजा मामला रायबरेली जिले के बछरावा थाना क्षेत्र का है, जहां एक दीपक नाम के युवक के द्वारा थाने पहुंचकर आरोप लगाते हुए बताया गया था कि उसके भाई को एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा घर से ले जाया गया और 24 घंटे बीत जाने के बाद वो अभी तक घर नहीं आया और उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो रहा है, जिसके चलते उन्होंने हत्या जैसी घटना होने की आशंका जताई थी। लेकिन पुलिस के द्वारा किसी प्रकार का संज्ञान न लेने पर उसकी हत्या के बाद शव मिला, जिसके बाद परिजनों में हड़कंप का माहौल देखा गया और वहीं आक्रोशित परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि अगर समय रहते पुलिस के द्वारा पूरे मामले को संज्ञान लिया जाता तो आज उसके भाई की हत्या न होती। आपको बता दें, पूरा मामला बछरावा थाना क्षेत्र के गुरबख्शगंज खेड़ा गांव का है, जहां दीपक अपने भाई भारत लाल की हत्या के बारे में पुलिस को पूर्व से अवगत कराते हुए बताया था कि उसके भाई को गांव के ही राम सजीवन के द्वारा ले जाया गया है और 24 घंटे बीत गए हैं, जिसके बाद अभी तक वो घर नहीं आया और पुलिस पूरे मामले को संज्ञान ले।
वहीं उसने आरोप लगाते हुए बताया है कि पुलिस के द्वारा अगर समय रहते हुए मामले को संज्ञान ले लिया जाता तो आज उसकी हत्या न होती, और 24 घंटे बाद भी पुलिस ने संज्ञान नहीं लिया, जिसके बाद आज उसके भाई की लाश जो है सेंगो जंगल के पास मिली। आपको बता दें, यही पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि गुरबख्शगंज खेड़ा निवासी दीपक के द्वारा थाने पहुंचकर पूरे मामले को बताया गया, जिसके बाद पुलिस के द्वारा मामले को संज्ञान में लेते हुए मुकदमा पंजीकृत किया गया और पुलिस के द्वारा पुलिस सर्विलांस व स्वाट की टीम गठित करते हुए मामले की पड़ताल की जा रही थी, जिसके बाद आज सेंगो जंगल में युवक की शव बरामद किया गया है। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। उधर बदायूं जिला मुख्यालय के अंदर ड्यूटी के दौरान तैनात एक युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ पाल। बदायूं के जगत ब्लॉक का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ब्लॉक का कर्मचारी शराब पिए हुए हंगामा कर रहा है। पूरा मामला जनपद बदायूं के विकास खंड जगत का है। यहाँ पे कनिष्ठ लिपिक दिन में शराब पी कर आ गया, उसके बाद में ब्लॉक में हंगामा करने लगा। ब्लॉक के अंदर हंगामा होते होते उसके बाद में ज़्यादा नशा चढ़ा। नशा चढ़ने के बाद में उसने बाहर आके हंगामा शुरू कर दिया। ज़्यादा नशा होने पर वो ज़मीन पर गिर पड़ा। उसके बाद में ब्लॉक के कर्मचारियों ने सरकारी एम्बुलेंस मंगवाकर उसे जिला अस्पताल भिजवाया। वीडियो वायरल होने के बाद में तमाम अधिकारियों को सूचना दी गई। विकास खंड के खंड विकास अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि उच्च अधिकारियों को शिकायत कर दी गई है। मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। वीडियो वायरल होने के बाद में तमाम तरह के सवाल उठते हैं। ब्लॉक के कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी दिन में शराब पी कर आते हैं। कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखना होगा जिलाधिकारी बदायूं इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं। कैमरा पर्सन ललित के साथ सौरभ पाल, इंडिया वॉइस, बदायूं। उधर जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर का एक और खत सामने आया है, बता रही हमारी सहयोगी जूही सिंह। 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने बॉलीवुड अभिनेत्री को जैकलीन फर्नांडिस को जो है जेल से अपने जन्मदिन के मौके पर पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है अपना प्यार जताते हुए कि आज के दिन मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। मेरे आसपास जो है आपकी कमी खल रही है और ये बात आप अच्छे से जानती हैं कि आज मैं यहाँ आपके लिए ही हूँ। उसने अपने जन्मदिन पर सभी का शुक्रिया अदा किया, अपने समर्थकों और दोस्तों का जो है वो उन्होंने धन्यवाद दिया है उनको। गौरतलब है कि सुकेश ने इससे पहले जनवरी में नोरा फतेही और जैकलीन फर्नांडिस के बीच विवाद को लेकर भी चिट्ठी लिखी थी, जिसमें दावा किया गया था कि नोरा चाहती थी कि वह जैकलीन को छोड़ दे। यहां तक कि मना करने के बाद भी नोरा उन्हें परेशान करती थी। वहीं सुकेश की माने तो जैकलीन और वो गंभीर रिश्ते में थे और इसलिए नोरा जैकलीन से जलती थी। सुकेश ने नोरा पर जैकलीन को भड़काने का भी दावा किया था। आपको बता दें कि सुकेश चंद्रशेखर ने पिछले दिनों दिल्ली के LG-VK सक्सेना को जेल से पत्र लिखकर दावा किया था कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल 1 के वार्ड नंबर 9 में बंद है, जो कि पूरी तिहाड़ जेल के VVIP वार्ड है और यह VVIP कैदियों के हाई प्रोफाइल के लिए एक विशेष वार्ड है जो लगभग 20,000 वर्ग फुट में है। गेटेड स्पेशल वार्ड जिसमें केवल 5 सेल मौजूद है, जो कि लकड़ी के फर्श और सभी सुविधाओं से लैस है। इसके पहले भी सुकेश ने 5 पेज की चिट्ठी लिखकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो है वो आरोप लगाए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि मनीष सिसोदिया के साथ जो उन्होंने काफ़ी अच्छे से काम किया है और उनको ये चीज़ पूरी तरह से अच्छी जानकारी है इस बारे में कि सिसोदिया हर विभागीय काम में जो है अच्छी कमीशन लेते हैं। कैमरामैन निकांत गुप्ता के साथ मैं जूही, इंडिया वॉइस। इधर बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव से CBI ने पूछताछ की है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी विशाल मिश्रा। बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव लैंड फॉर जॉब स्कीम मामले में CBI ने उनसे पूछताछ की है। इससे पहले तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। CBI लगातार ये पूछताछ कर रही है। उसके बाद ED ने भी उनकी बहन मीसा भारती को समन जारी किया है। इसी मामले में बिहार के पूर्व CM लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती को भी ED ने समन जारी किया है। मीसा भारती से भी ED पूछताछ की है। CBI के सामने पेश होने से पहले तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। हम जानते हैं कि हमें लड़ना होगा। इधर सपा मुखिया अखिलेश यादव शनिवार को मीसा भारती के घर पहुंचे। यहाँ उन्होंने कहा कि भाजपा ने तो न जाने कितने लोगों का अपमान किया है। बता दें कि जमीन के बदले नौकरी मामले में RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती की पिछले दिनों दिल्ली की एक अदालत में पेशी हुई थी, जिसमें उन्हें जमानत मिल गई थी। अब लैंड फॉर जॉब स्कीम केस में तेजस्वी यादव से पूछताछ CBI कर रही है। तो लैंड फॉर जॉब स्कीम मामले में CBI ने तेजस्वी यादव से पूछताछ की है।
इससे पहले तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। तो वही मीसा भारती जो उनकी बहन है, उनको ईडी ने समन जारी किया है और उनसे पूछताछ की है। कैमरामैन निकांत गुप्ता के साथ विशाल मिश्रा, इंडिया वॉइस। उधर यूपी के फर्रुखाबाद में दिन दहाड़े बदमाशों ने घर में घुसकर महिला की निर्मम हत्या कर दी। क्या है पूरी खबर, बता रहे हमारे सहयोगी आदेश यादव। फर्रुखाबाद में उस समय हड़कंप मच गया। एक वृद्ध महिला जो है घर में अकेली थी और अकेले रह के अपना खाना पीना बना रही थी। उसी समय जो है बदमाशों ने घर में घुसकर एक महिला की सर कुचल कर हत्या कर दी। जिस तरीके से हत्या की है उस तरीके से मोहल्ले वहाँ जो है हड़कंप मच गया और जो है बदमाश जो है रात में महिला की हत्या कर एकदम फरार हो गए। सूचना मिलती ही मौके पर पहुँचे एसपी अशोक कुमार मीणा के थानों का फोर्स ने जो है महिला के सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब जो है मामले की पूरी जांच कर रही है। जिस तरीके से आपको बता दें, लगातार जो है बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। मामला जो है बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश को लेकर किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। विवाद में पुलिस ने जो है ठोस कार्रवाई नहीं की थी। इसी तरीके से बदमाशों के हौसले बुलंद थे और बदमाशों ने जो है एक महिला को सर कुचल कर जिस तरीके से हत्या की है, निर्मम हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। और सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जो है मामले की जांच में जुटी है। मामला जो है कोतवाली फर्रुखाबाद क्षेत्र के जो है बिलावल का बताया जा रहा है। फर्रुखाबाद से इंडिया वॉइस के लिए आदेश। इधर फिरोजाबाद के अंदर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे सहयोगी। ने 2 शातिर आरोपियों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आपको बता दें, फिरोजाबाद के शिकोहाबाद पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 2 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 1 मोटरसाइकिल पुलिस ने की बरामद। बात की जाए, बहरौल के निवासी हैं दोनों ही आरोपी। काफी लंबे समय से कई घटनाओं में देते थे अंजाम। लूट हत्या जैसे मामले पहले से दर्ज है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को पूछताछ के बाद भेजा जेल। शिकोहाबाद पुलिस को मिली कामयाबी। फिरोजाबाद से इंडिया वॉइस के लिए अतुल कुमार। उधर झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश भी घायल हुआ है। बता रहे हमारे सहयोगी अतुल वर्मा। मुठभेड़ जब से प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, तब से मुठभेड़, एनकाउंटर, घटना का सफल अनावरण, ऐसे शब्द समाचारों और अखबारों की सुर्खियों में देखने को मिलते रहते हैं। जनपद में इसी माह में 2 लूट की बड़ी घटनाएं हुई हैं। दोनों घटनाओं में पुलिस ने गुडवर्क किया, माल बरामद किया, अपराधियों की गिरफ्तारी की। कुछ दिन पूर्व ही गुरसराय और गरौठा थाना क्षेत्र का एक बॉर्डर गांव है खैरो नामक, वहां पर एक जैन परिवार रहता है। वहां 8 से 10 बदमाश घुसे, परिवारजनों के साथ मारपीट की, धारदार हथियारों से हमला किया। लगभग 1.5 घंटे का तांडव हुआ वहां। इसके बाद सूचना मिली परिवारजनों द्वारा कि 60 लाख रुपए की यह लूट हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वहां पहुंचे। एडीजी जोन कानपुर ने मामले का संज्ञान लिया। वो स्वयं भी यहां घटना स्थल पर पहुंचे थे, जिसके बाद 4 टीमों का गठन किया गया था। पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ शुरू कर दी थी। 2 गिरफ्तारियां पहले हो चुकी हैं। कल देर रात चेकिंग के दौरान 2 अपराधी आ रहे थे। उस समय पुलिस ने उनको रोका, लेकिन उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें जो पहला अपराधी था वो गाड़ी के साथ वहीं गिर गया, जिसे मौके से पकड़ लिया गया। दूसरा जो भागने का प्रयास कर रहा था, पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें उसके पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। पुलिस ने गिरफ्तारियां कर ली हैं और उनके पास से मकान मालिक का जो गृह स्वामी है उसका आधार कार्ड, कुछ दस्तावेज और 3,80,000 रुपए बरामद हुए हैं। यह एक पुलिस का गुड वर्क है। जैसे जैसे हम देख रहे हैं अपराधों की संख्या बढ़ रही है, अपराधी हाईटेक हो रहे हैं, हमारी पुलिस भी हाईटेक हो रही है। कहीं ना कहीं ये एक चूहे बिल्ली का खेल है, जिसमें पुलिस आगे बढ़ती नजर आ रही है। अब देखना है इन मामलों से, एनकाउंटर की घटनाओं से अपराधों पर कितना अंकुश लगता है, अपराधियों में कितना भय आता है, आगे इसको हम देखेंगे। झांसी से इंडिया वॉइस के लिए अतुल वर्मा। उधर कासगंज के अंदर ड्यूटी में तैनात जवान की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। बता रहे हमारे सहयोगी अशोक। कासगंज जनपद के सिरपड़ा कस्बे में लगे गंगा सागर मेला में कल अचानक चली गोली से एक तुषार नाम के मासूम जो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको आनन फानन में वहां से एटा ले जाया गया। गंभीर हालत को देखते हुए उसे आगरा रेनबो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहीं अचानक पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित ने पहुंचकर मौके पर उस जवान सुरेंद्र को अपने कब्जे में लेकर थाने में बैठा दिया तथा उससे
बातचीत की जा रही कि इंसासगिरी कैसे तथा इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। उसके बाद उसके कमांडेंट को 45 वाहिनी के कमांडेंट को सूचना दे दी गई है और उसके बाद वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। इंडिया वॉच से अशोक शर्मा की रिपोर्ट। उधर रायबरेली में एक किसान की अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर डाली, बता रहे हमारे सहयोगी राजू तिवारी। अपराध पर नियंत्रण करने के लिए पुलिस अधीक्षक रायबरेली आलोक प्रियदर्शी के द्वारा अनेक प्रकार से थानेदारों को चेतावनी दी जा रही है और अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए उनके द्वारा तरह तरह के परिवर्तन भी किए जा रहे हैं। हाल में ही उन्होंने थानेदारों व उप निरीक्षकों के ट्रांसफर किए थे, इसलिए कि जिले में अपराध पर नियंत्रण पाया जा सके। लेकिन जिले में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला रायबरेली जिले के ऊंचाहार थाना क्षेत्र के कोटरा बहादुरगंज का है, जहां एक किसान अपने खेतों की रखवाली कर रहा था और अज्ञात लोगों द्वारा उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। आपको बता दें, इस हत्या के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और लोगों में भय का माहौल देखा जा रहा है। पूरा मामला रायबरेली जिले के ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र का है, जहां हत्या के बाद पूरा थाना क्षेत्र में लोगों में सनसनी फैल गई और लोग लगातार हत्याओं की वारदात से ऊब चुके हैं। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो लोगों की हत्या जैसी घटनाएं आम होती दिखाई पड़ रही हैं। जैसे लोगों की हत्या हो रही है, लगातार बीते सप्ताह में कई हत्याएं हो चुकी हैं, जिसके बाद क्षेत्र में आक्रोश है। पुलिस के प्रति जो लोग आस्था रखते हैं वो कहीं ना कहीं पुलिस से विश्वास उठता हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें कि इस तरह की आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने में पूरी तरह से ऊंचाहार पुलिस नाकाम साबित हो रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इस तरह की हत्याएं होने के बाद अनेक प्रकार से होली के दरमियान से लगातार ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र में हत्याओं का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और अनेक प्रकार से हत्याएं हो रही हैं। उस पर अंकुश लगाने में पूरी तरह से ऊंचाहार पुलिस नाकाम साबित हो रही है। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। और इसी के साथ रिपोर्टर लाइव में इतना ही खबर लगातार जारी है। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।